नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बात सबसे पहले बंगाल के चुनाव की करेंगे। जी हां, जहां बंगाल में आज कुल 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के शुरू होते ही बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो भी लगातार जारी है। राज्य में अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया जा रहा है। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं और यहां मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी भिड़ गए हैं, जिसके बाद माहौल तनाव भरा हो गया है और सुरक्षा बलों के बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तो वहीं आरामबाग में बवाल के बाद टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने केंद्रीय फोर्सेस पर आरोप लगाया है। दरअसल इस दौरान सुजाता मंडल ने कहा कि जहां पर टीएमसी मजबूत है वहां हालात ठीक नहीं है। बूथ नंबर 45 पर लोग टीएमसी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को जा रहा है और यहां पर केंद्रीय फोर्स भी सही से काम नहीं कर रही है। बंगाल में मतदान के बीच हो रहे बवाल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप ये लगाया है कि बंगाल में केंद्रीय फोर्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वहीं सीएम ममता बनर्जी के साथ उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग के सामने हमने कई बार मसले को उठाया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। केंद्रीय फोर्स कई जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं और वोटरों को एक पार्टी को वोट डालने के लिए कह रहे हैं। बता दें आपको ये कि बंगाल में आज 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही टीएमसी और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। टीएमसी ने बंगाल की कई विधानसभाओं में पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है और साथ ही बीजेपी की ओर से टीएमसी पर कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। ये सभी झूठ है। जब भी कोई एग्नेस्ट पार्टी वीक है ना, तभी उल्टा सीधा बात बोलती है। साउथ 24 परगना पिछले एक मंथ में कोई गुंडागर्दी नहीं हुआ था। अभी गुंडागर्दी नहीं हुआ। गुंडागर्दी वही तो करवा था। बाहर के लोग लेकर आया था, बाहर के रुपया लेकर आया था, यही पर अच्छा बटा रहा है। ये कुछ दिन पहले मैं देखा था। इसलिए वो जो बोलेगा झूठ बोलेगा। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर जो सपोर्टर है ये साउथ 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के साथ है, ममता जी के साथ है। अच्छा, बहुत सारे पोलिंग बूथ पर कंप्लेंट्स भी आती हैं कि आपको कोई कंप्लेन मिली है? आपकी कौन? अभी थोड़ा कंप्लेन मिली है। वो सक्सर में घुमड़ी का एक बूथ है, वहीं पर आईएसएफ का 5-6 बम चस कर रहा था। अभी सुना है। मैं पुलिस को बोल दिया, इलेक्शन कमीशन के कंप्लेन कर रहा। अभी देखिए, माइनॉरिटी या मेजोरिटी बंगाल के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग एक साथ में है। वो सब लोग चाहते हैं ये बंगाल में शांति हो, बंगाल में डेवलपमेंट हो, ये सब लोग चाहते हैं। इसलिए ममता जी के पिछले 10 साल में जो काम बंगाल में करवा था, इसलिए ममता जी के पास सब लोग रहेगा और यहाँ के शांति, संप्रीति या ऐक्य एकता के मजबूत करने के लिए सब लोग एक साथ में रहेगा और ममता जी के पास रहेगा। एक चीज़ हमें देखना होगा कि हमारा भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र केवल शब्दों से नहीं बल्कि लोगों के जज्बों से बनता है। और जिस तरह से इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों का पूरे जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी, भागीदारी दिखाई पड़ रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है और लोगों का कितना जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास है। खूब जम करके लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट की है और सभी लोग, पार्टी के सभी लोग और उसके अलावा सभी लोग ये चाहते हैं कि लोगों की जम करके हिस्सेदारी, भागीदारी हो। जहाँ तक सवाल है इन जिन राज्यों में मतदान हो रहा है, स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो और मतदान लोग कर सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव आयोग से लेकर के और स्थानीय प्रशासन से लेकर के सभी से रिक्वेस्ट की है कि लोगों को भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में, निष्पक्ष माहौल में उनके मताधिकार के इस्तेमाल करने को सुनिश्चित किया जाए और लोग कर रहे हैं। पता ना कि पेशबंदी की हो जाती है, भूमिका बनाई जाती है। अब उनको ये मालूम हो गया है कि चुनाव में क्या हश्र होने वाला है, तो अभी से वो भूमिका, चुनाव आयोग पे हमला, बीजेपी पे हमला, सभी लोगों पे हमला, उसके अलावा अब ईवीएम पे हमला शुरू हो जाएगा। ये करने दीजिए। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि हमेशा जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हार होती है, जीत होती है। और कितनी शालीनता के साथ अपनी नाकामियों को स्वीकार आदमी करता है, ये महत्वपूर्ण है। उसको वो स्वीकार करने को
तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी नेता और दूसरे हैं सुमित्र मल्होत्रा टीएमसी नेता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सुमित्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले सवाल आपकी तरफ से किया जाएगा। जहां जिस तरीके से बंगाल में चुनाव जारी है तीसरे चरण का, तो उसी के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले तो बताया ये जाता है कि बीजेपी की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिलती है, लेकिन अब आप पर ही आरोप लगाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो ईवीएम मशीन मिली है एक नेता के घर में मिली है। घर में प्रियंका जी, वो घर में नहीं मिली है, घर के बाहर मिली है। किसने रखी है, क्या रखी है, चुनाव आयोग जब अपनी जांच करेगा फिर अपना फैसला देगा। ये कैसे कहते हैं आप अभी कि वो घर के अंदर मिली? घर के अंदर मिली होती है अलग की बात है, वो बाहर सड़क पर मिली है। घर के बाद किसने रखी है तो देखा जाएगा ना। ये तो ये आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का खेल रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी के अंदर मिलती है, यहाँ पे टीएमसी के किसी घर के बाहर मिलती है, घर के अंदर नहीं मिलती है। ये चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी। और चुनाव आयोग जो खेल खेल रहा है केवल एक चीज को बदनाम करने के लिए, टीएमसी को बदनाम करने के लिए कि टीएमसी बदनाम हो किसी तरीके से और ये हार जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है बंगाल के अंदर। जी विजेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से सुमित जी कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, और वहीं अगर आपकी तरफ रुख करना चाहे, आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुई, लेकिन अब तीसरी बार ये चुनाव जो हो रहा है चरणों में, क्या लगता है अभी भी शांतिपूर्ण हो रहा है? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा नहीं होगा, ये तो चुनाव आज जब वोटिंग का समय संपन्न हो जाएगा, सब तरह की रिपोर्ट्स आप लोगों के जरिए और चुनाव आयोग की टीमों के जरिए आएगी। ये तो तब तय होगा कि भाई शांतिपूर्ण हुआ अथवा नहीं हुआ, कहीं कोई घटना तो नहीं हुई है। लेकिन जहां तक मशीन का सवाल है, उसमें हमारे जो कार्यकर्ता के चुनावी जो ईवीएम मशीन का जिक्र आया था पीछे, तो उसमें तो बड़ा स्पष्ट चुनाव आयोग ने कह दिया था कि गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी शिफ्ट करना, अगर कोई जा रही है टाइमली टाइम को फॉलो करने के लिए मशीन को समय से पहुंचाना, वो तो प्रमाणित हो गया। चुनाव आयोग ने वो स्पष्ट कर दिया था। लेकिन टीएमसी के नेताओं के यहाँ घर पे मशीन मिलना, घर का मतलब घर ही होता, बाउंड्री बाल हो अथवा घर हो, ये बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है। ये साम दाम दंड भेद, चूंकि चुनाव हार रहे हैं, ममता जी चुनाव हार रही हैं, टीएमसी चुनाव हार रही है। जो आरोप टीएमसी पर लगे हैं ईवीएम मशीन को लेकर, दूसरी तरफ अगर आपकी तरफ से पूछा जाए, बीजेपी की गाड़ी में भी, बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली थी जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक सरकारी संस्था जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है, आज वो किस तरीके का खेल खेल रहा है। जहां 90 वोट मिलने चाहिए थे, वहां 181 वोट निकल रहे हैं, ईवीएम में पड़ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो और जिस तरीके से गाड़ियों के अंदर ईवीएम मिल रही है, रोडों पे मिल रही है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है? चुनाव आयोग क्यों लापरवाही कर रहा है? किसके इशारे पर खेल हो रहा है? ये जनता देख रही है, बाखूबी देख रही है। सुमित जी, ईवीएम मशीन की चोरियां क्यों हो रही है? क्या आपको लग नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम हार रहे हैं तभी, क्योंकि ये लगातार विपक्ष पार्टी कह रही है? नहीं तो विपक्ष पार्टी तो हार रही है ना। आज मुझे बताइए, बंगाल के अंदर ये कहते हैं सरकार बना लेंगे, सत्ता बना लेंगे, जिसको अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं 294 सीटों पर लड़ाने के लिए, वो सरकार बना लेंगे। जिनके नेता खुद एमपी को एमएलए का टिकट देकर के ये लोग चुनाव लड़ाने के, वो सरकार बना लेंगे। और वो खुद इनके बाबुल सुप्रियो हो, लॉकेट चटर्जी हो, इनके बड़े बड़े नेता हैं, बोले जबरदस्ती हमें लड़वाया जा रहा है। उनका खुद मूड नहीं है लड़ने का, उन्हें जबरदस्ती उतारा गया है। ये तो आज सभी लोगों ने देखा, इसमें कहने की कोई शंका नहीं है। चलिए विजेंद्र जी और सुमित जी, इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमित्र मल्होत्रा टीएमसी नेता, दूसरे हैं विजेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी नेता। तो विजेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या अब जो आरोप लगाया जा रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से आरोप आप पर लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल डरा धमकाकर वोटरों को कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट डाला जाए?
देखिए करिश्मा जी। ये सब इनकी अनर्गल बातें हैं, बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। ये पूरा देश देख रहा है। जब ये लोग विपक्ष के लोग हारते होते हैं तो सबको बदनाम करते हैं। सेना बेईमान, सीबीआई बेईमान, आईबी बेईमान, चुनाव आयोग बेईमान, मशीनें खराब, यानी कि अनर्गल आरोप लगाने की प्रक्रिया अगर शुरू इनकी तरफ से हो गई तो समझ लीजिए कि बुरी तरह से हार रहे हैं। और ये सच्चाई है, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो। अब कांग्रेस का हल्का सा मैं आपको याद दिलाऊं, अभी वायनाड में मिस्टर राहुल गांधी ने अभी स्पीच में कहा कि मुझे वायनाड के लोगों की चिंता है, मुझे वायनाड के लोगों की चिंता करनी है। उसे इतना भी समझ, उसको सारी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दे रखी है कि अरे भाई वहां केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, 20 में से वायनाड एक है। 19 लोकसभा सीट के बारे में नहीं, देश के बारे में सोचना तो छोड़िए, उनका मस्तिष्क देखिए। जहां 8 राज्यसभा के लिए लोग आते हैं, 20 लोकसभा के लिए हैं, 28 और 2 उस राज्य के और भी दूसरे राज्यों में नॉमिनेटेड है राज्यसभा एमपी। तो यानी कि उन सबको मिला के 30-29 में से उन्हें खाली वायनाड की चिंता है। पूरे देश की चिंता करना तो स्वप्न में भी उनके बस की नहीं है, ना वो सोच पाते ना वो कर पाते। तो इस तरह की बातें हैं, यानी कि 543 सीट लोकसभा में है, 552 यानी कि कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति की तरफ से किन्हीं क्षेत्रों के, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है। लेकिन ये बेईमान लोग, चालाक लोग, कुर्सी के भूखे लोग अनर्गल बातें करके और प्रभाव अपना रखना चाहते हैं जी, देश की जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं और उसका ये परिणाम भोग भी रहे हैं। अब सभी राज्यों से इनका सफाया होता चला जा रहा है और मैं नहीं समझता, मुझे तो लगता है कि 294 में से कहीं हम 200 पार कह रहे हैं। कभी कभी तो मुझे खुद को ये लगता है वहाँ के हालात देख के, मैंने जैसा पहले बताया था कि 6 साल में बंगाल में भी रहा था, कि कहीं 250 पार न कर जाए हम, क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस तो बिल्कुल शून्य, उनको तो एक सीट आने वाली नहीं है। ये 25-30 सीटों पे झूल के रह जाएंगे। वहाँ का जो माहौल है, जो देश की जनता कह रही है, देश का युवा कह रहा है। सुमित जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है, पहले तो आरोप लगाया जाता है चुनाव आयोग पर, लेकिन अब केंद्रीय सुरक्षा बल पर आरोप लगाया जा रहा है। सरकार तो आपकी है बंगाल में, तो इस चीज का डर क्यों है? बल जिस तरीके से हम लोगों के पास वीडियो वायरल हुई पहले और दूसरे चरण में, वहाँ पे नंदीग्राम के अंदर वहाँ पे जाकर के घरों में जाकर के माँ बहन बेटियों को मारा गया है अधिकारियों की तरफ से, तो ये कौन सी चीज है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहाँ पे उनके घर में जाने का औचित्य था। पुलिस प्रशासन को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को घर में जाकर के मारतोड़ करने का क्या दायित्व है? मुझे बताइए, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? क्यों मारा जा रहा है? अरे भाई, क्या वोटर वहाँ पे कोई गड़बड़ी कर रहा था, घर में बैठा हुआ अपना कोई गड़बड़ी कर रहा है, जो आप उन्हें घर में जाके मारोगे? क्यों? ये धमकाया जा रहा है कि आप वोट मत दीजिएगा, वोट देने जाओगे तो हम आपको मारेंगे, तोड़ेंगे और गोली मार देंगे। ये सीधा सीधा इन लोगों का रहता है। ये लोग भी चुनाव हार रहे हैं और जब ये कह रहे थे कि हम 250 पार भी हो सकते हैं, अरे जो 146 पे लड़ रहा हो केवल, वो 250 कैसे आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो इस तरीके से आ सकता है कि केवल आप ईवीएम मशीन में आप गड़बड़ी कर सकते हो, वरना उसके अलावा कोई चारा नहीं। जनता आपको पसंद नहीं करती, हर तरफ से भगाना चाहती है। जी विजेंद्र जी, क्या लगता है कि अब ममता ने एक और आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि 8 चरणों में चुनाव कराना और वो भी कोविड-19 के में, ये कहां तक उचित है? देखिए करिश्मा जी, एक अब आपने कहावत सुनी होगी कि चोरी और सीना जोरी, दूसरा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सब इनकी अनर्गल बातें हैं, इनके कार्यकर्ताओं की, इनकी टीएमसी वालों की और ममता जी की। चुनाव आयोग बादशाह है, जब ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग भी अच्छा होता है, ईवीएम मशीन भी अच्छी होती है, बाकी सारा सिस्टम अच्छा होता है। और जब ये लोग हारते हैं पूरे देश में, किसी भी राज्य में, दीगर लोग, विपक्ष जब हारता है, तो इस तरह की अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाने के लोग आदी हो गए हैं और इसके सिवा इनका कोई चारा भी नहीं है। ये तो समूल नष्ट होने वाले, कुछ नहीं बचने वाले। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे ममता जी हो या उनके भाई हो, भतीजे हो, ये सब जेल जाने वाले 2 तारीख के बाद, देखिएगा। चलिए विजेंद्र जी और सुमित जी, आप दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्तार अंसारी मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल पंजाब के रोपड़ से यूपी लाते समय उन्होंने मुख्तार की जान को खतरा जताया है और इस याचिका में विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि शिफ्टिंग के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मुख्तार की पत्नी ने याचिका में कहा है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं फर्जी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। बता दें आपको ये भी कि उज्जैन से कानपुर लाते वक्त कानपुर से थोड़ा पहले विकास दुबे जिस गाड़ी में था वह पलट गई थी और पुलिस का यह कहना था कि उसने हथियार छीनकर फायरिंग की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी थी। और मुख्तार की पत्नी ने अपनी याचिका में रोपड़ से बांदा लाते वक्त ये पूरे सफर की वीडियोग्राफी की भी मांग की है। मुख्तार अंसारी को लेकर मीडिया ने जब अफसाल से ये सवाल पूछा तो वह झल्ला गए और अफजाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी बस यही मुद्दा है कि देश में जो पेट में है उसे भी मुंह में उंगली डालकर बाहर निकाल लो। और इससे पहले अफजाल ने यूपी लाते वक्त मुख्तार के एनकाउंटर का अंदेशा जताते हुए योगी सरकार को घेरा था। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर बांदा से जुड़ गए हैं देवानंद। क्या अपडेट है फिलहाल? जिस तरीके से बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी को गाड़ी निकल चुकी है यूपी के लिए, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था है? जी, इस समय हम जो है बांदा के मंडल बता दूं आपको कि यहाँ चप्पे चप्पे की जो है निगरानी की जा रही है। यहाँ सीसी कैमरे से निगरानी की जा रही है और यहाँ बाउंड्रियों यहाँ जो है हर तरीके से पूरी तरह से जो है शासन अलर्ट है। और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ जो है किसी भी प्रकार की कोई जो है वो न होनी हो, इस तरह से इसलिए जो है यहाँ से हर प्रकार से शासन अलर्ट है। जी, तो फिलहाल देवानंद अगर पुलिस की बात करें, पुलिस का क्या कुछ कहना है? अगर बात मुख्तार अंसारी की पत्नी की करे, उनको डर सताया है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने जो है याचिका दायर की है कि किसी प्रकार से जो है हमारे मुख्तार अंसारी जी का जो है कहीं कोई गंभीर मामला न हो जाए, कहीं उनका जो है एनकाउंटर न करा दिया जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें सुरक्षा की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने कहा है कि विकास दुबे एनकाउंटर जैसा मेरे पति के साथ ना हो जाए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। विकास दुबे एनकाउंटर जैसा हाल होने का याचिका में इन्होंने डर जताया है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अन्य राज्यों के साथ साथ देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। रोज सैकड़ों कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि कई लोगों की मौत भी इस वायरस के संक्रमण से हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है, डर पैदा हो चुका है। खबरों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो ने कुछ स्टेशनों पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए यह रोक लगाई गई है। पटेल चौक, नई दिल्ली, चावड़ी बाजार और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन निकास पर कोई पाबंदी नहीं है। बता दें आपको ये भी कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण फैल रहा संक्रमण बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रात से 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा और इसी दौरान किसी भी तरह की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी और साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या अपडेट है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक्शन मोड में है दिल्ली की सरकार। देखिए, बिल्कुल सही बात नहीं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार होती है नजर आ रही है, पूरे देश के अंदर कोरोना की गिनती जो है बढ़ती नजर आ रही है, तो दिल्ली सरकार भी एक्शन के मूड में नजर आ चुकी है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने अब बड़े कदम जरूर उठाए हैं। मगर जिस तरीके से बात करें नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और यहाँ तक कि सुबह रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान जरूर कर दिया गया है। मगर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बिल्कुल कहते चौंकी हुई है और यहाँ तक कि बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली
दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू के लिए कदम उठाया है उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है और उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजू, जिस तरीके से हाल ही में बताया ये जो आया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि अभी दिल्ली में स्थिति ठीक है, कोरोना के बढ़ते मामलों में थोड़ा अभी कुछ राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर देना अचानक से तो कहीं ना कहीं ये संकेत है आने वाले लॉकडाउन की। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एकदम अचानक से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और कहीं ना कहीं ये 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा तो साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है और इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से दिल्ली सरकार ने इस तरीके का कदम उठाना साफ जाहिर है उनको भी पता है कि स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर लगभग 25 से ज्यादा आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति जरूर है। मगर दिल्ली सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों को लिए भी कह दिया गया है जो शक्ति नहीं बरतेगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा सकता है। मगर देखना है क्या कितना बड़ा एक्शन हो सकता है नाइट कर्फ्यू का, जो जनता को फर्क पड़े और जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बिल्कुल बना के रखे, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 35 से ज्यादा के आंकड़े हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है। जी राजीव, एक तरफ एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बात करें जनता की तो जनता का क्या कुछ कहना है इस पे, क्या अभी भी जागरूक हो रही है या फिर लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो जाएगी जब जागरूक होगी जनता? देखिए बिल्कुल जनता की बात करें तो जनता बिल्कुल कोशिश कर रही है, मगर जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही और जनता भी लापरवाही बरत रही है तो उससे साफ जाहिर स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जनता से हमने ये जानने की कोशिश करी तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बड़े अधिकारियों को नहीं हो रहा है और चुनाव जहाँ हो रहा है वो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक भ्रम जरूर फैला हुआ है। वो भ्रम को सरकार को दूर करना होगा और दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है, इसीलिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मगर देखना होगा नाइट कर्फ्यू से कि कोरोना की जो रफ्तार है उसमें कितना ब्रेक लग सकता है। जी राजीव, नाइट कर्फ्यू जहां लगाया है और बताया जा रहा है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम रहेंगे? अगर बात करें जो किस किस चीजों पर पाबंदी लगाई गई है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है उससे साफ जाएगा दिल्ली पुलिस भी लगातार कोशिश करेगी और जो भी राइट में निकलेगा यानी कि जो नॉर्मल इंसान जो पहले निकलते थे वो कहीं ना कहीं अब नहीं निकल पाएंगे और सख्ती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। सीधा ले चलते हैं हरियाणा की लाइव तस्वीरों पर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। वही समझो 16 लाख के करीब जो किसान हैं उनमें से कई महीनों में इन्होंने करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया और 8 लाख के लिए 2 दिन दिए। आज किसान जब मंडी में लेके जाएगा, जब उसको मैसेज आएगा आज मेरी फसल पक जाती है और मेरे को मैसेज नहीं आता तो मैं अपने खेत में नहीं छोड़ सकता, क्यों बारिश का होते सब खराब हो जाएगी। मैं पहले अपनी फसल को घर लेके जाऊं, फिर घर से जब मैसेज आए मंडी में लेके आऊं, उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा उसको कौन वहन करेगा। और जो 72 घंटे की बात थी, पिछली बार भी कई महीने में पेमेंट मिली थी उसका सरकार को, और इसका गिरदावरी वगैरह जो है हुई नहीं। पहले 50% जो है लोगों को नहीं हुआ, अब 50% लोग किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना वो नहीं किया, डिलेड गिरदावरी की वजह से उन्होंने नहीं कराया। और जो ये आपका बैंडविड्थ है और वेबसाइट लो बैंडविड्थ जो है वो 16 लाख फार्मर्स का लोड ही लेने के लिए नहीं है बना। इस प्रकार से उसको बड़ी भारी दिक्कत हो रही है किसान को। और इन्होंने काम कर दिया, नमी घटा दी। नमी पिछली बार 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।